जन्म कुंडली का अध्ययन कैसे करते हैं, अर्थात जन्म कुंडली कैसे देखते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ए से लेकर जेड तक इसके सूत्रों को बताने वाला हूं। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कैसे हम अपनी जन्म कुंडली का फलादेश स्वयं कर सकते हैं, वो भी घर बैठे, वो भी बिना 1 रुपया खर्च किए। इसके लिए सबसे पहले हमें जो बेसिक जानकारियां वो होना अत्यावश्यक है। अगर हमें राशियों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, हमें जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों के बारे में जानकारी नहीं है, फिर थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रयास करूंगा कि आप इसको समझ पाए। देखिए, सबसे पहले जब हमारे पास जन्म कुंडली आती है, मान लो हम अपनी जन्म कुंडली देख रहे हैं, आप अपनी जन्म कुंडली निकालिए और प्रैक्टिकली इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। जन्म कुंडली सबसे पहले हम लोग देखें, क्या देखना है कि जन्म कुंडली में हमारा जो फर्स्ट हाउस है, जिसको हम लग्न कहते हैं, वहां पर कौन सा ग्रह, कौन सी राशि वहां पर है, यानी कौन सी गिनती वहां पर लिखी हुई है। क्रमशः है उसी से एक एक स्थान, ये जो अंक होते हैं, जो संख्याएं होती हैं, वो बढ़ते क्रम में लिखी जाती है। ठीक है, सबसे पहले मान लो हमारा जो है मेष लग्न है, तो अगला जो घर होगा वहां पर वृषभ राशि यानी 2 लिखा जाए। अगर हमारी जन्म कुंडली में लग्न 5 है तो उससे अगला घर में 6 लिखा जाएगा, फिर 7, 8, 9, 10 इस तरह से 12 लिखे जाएंगे। तो क्रमशः यह 12 अंक यानी 12 राशियां लिखी जाएंगी। अब हमने जब लग्नेश के बारे में विचार करना है, यानी जन्म कुंडली को हम लोग देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि कौन कौन से ग्रह किस भाव के अंदर और किस ग्रह के साथ में बैठा हुआ है। उदाहरण के तौर पर हमने देखा कि हमारी जन्म कुंडली मेष लग्न की है, हो सकता है आपकी जन्म कुंडली वृषभ लग्न की हो, या मिथुन की हो, कर्क की हो, अलग अलग लग्न की हो सकती है। लेकिन जो हम उदाहरण की बात करेंगे, जो हम इसके नियम की बात करेंगे, वो सबके लिए एक जैसा होगा। आपका मान लो मेष लग्न है या वृषभ लग्न है, तो हमने देखना है कि उस ग्रह का जो, उस राशि का जो स्वामी ग्रह है, वो जन्म कुंडली के किस भाव में जाके बैठा हुआ है। उदाहरण जैसे हम मेष लग्न की यहां पर ले रहे हैं, तो मेष का स्वामी मंगल होता है, ठीक है, और हमारा लग्न का जो लग्नेश जो मंगल है, वो 10वें भाव में बैठ जाता है। ठीक है, मेष राशि का मंगल 10वें भाव के अंदर बैठ जाता है। तो हमने क्या यहां पर फलादेश रखेंगे, कैसे इसको समझेंगे, क्योंकि एक तो लग्नेश मंगल है और दूसरा ये 10वें भाव यानी केंद्र में जाके बैठे हुए हैं। आप इसको यूं भी समझ सकते हैं, मान लो 6ठे भाव में बैठ जाए, या ये अष्टम में बैठ जाए, या फिर अन्य स्थानों पराक्रम में बैठ जाए। लेकिन अगर ये केंद्र में बैठते हैं तो अति उत्तम। ठीक है, त्रिकोण में जाके बैठते हैं और 10वें भाव के अंदर वैसे भी मंगल को कारक माना जाता है, तो आप समझ रहे होंगे। इस प्रकार से हमने लग्नेश के बारे में यानी तन भाव के बारे में अगर विचार करेंगे, तो हम उस ग्रह को देखेंगे वो कहां किस राशि में जाकर बैठा हुआ है। अब यहां किस राशि में बैठा हुआ है, ये यहां शनि के घर में जाकर बैठा हुआ है। अब हमें देखना है कि शनि के साथ में उस ग्रह की मित्रता है या शत्रुता है। ठीक है, दूसरा हम ये देखेंगे कि हमारा जो मंगल वहां पर बैठा हुआ है, वो कितने अंश लेकर बैठा हुआ है, यानी कितने डिग्री पर बैठा हुआ। अब उच्च ग्रह, मान लो कि हम यहां पर मंगल को उच्च का बैठा देते हैं। उच्च का हमने बैठा दिया मंगल को केंद्र में, या स्वराशि का हमने बैठा दिया उसको, मान लो वृश्चिक राशि वहां पर होती है। अब वहां पर, या फिर हम वहां पर मेष राशि को बैठा देते हैं, या मकर वहां पर उच्च, या फिर हम जो है मंगल को वहां मकर राशि का बैठा लेते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे में क्या होगा, मंगल वहां उच्च का हो जाएगा। लेकिन कितने अंश तक वहां उच्च का होगा, ठीक है ना, ये भी वहां पर देखना है कि हमारा वहां पर जो मंगल है वो कितने अंश तक बैठा हुआ है, क्योंकि इन ग्रहों का जो अपना अपना एक स्थान है,
इसके उच्च होने का या उसके बाद उसके नीच होने का, वह भी वहां पर देखना आवश्यक हो जाता है। तो मंगल को 28 डिग्री का माना गया है, और अगर ये इसके बाद के होते हैं तो फिर ये यहां पर पूर्ण रूप से इसका उच्च होने का जो फल है वो नहीं मिलेगा। तो ठीक इसी प्रकार से हम हर ग्रह को देखेंगे कि हमारा कौन सा जो घर है उसके स्वामी कहां बैठे हुए और वहां पर किस स्थिति में बैठे हुए। दूसरा, वहां पर कौन सा अन्य ग्रह बैठा हुआ है। वहां पर मित्र ग्रह की युति है साथ में। मान लो चंद्रमा बैठे हुए हैं और चंद्रमा के साथ शुक्र बैठे हैं, तो यहां पर चंद्र और शुक्र दोनों मिलकर धनयोग बनाएंगे। बृहस्पति बैठ जाए तो ये चंद्र और बृहस्पति का शुभ योग होगा। ऐसे ही कौन सा ग्रह किस स्थान पर किस राशि के में होकर के और किसकी युति के साथ बैठा हुआ है, उस प्रकार से हम योगों पर चर्चा करेंगे। दूसरा, यहां पर एक और जो चीज देखने की है कि उस ग्रह पर कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। मान लो हमारा लग्नेश है, लग्नेश आपके चतुर्थ भाव में बैठ गए, पंचम के अंदर बैठ गए, वहां पर शनि की दृष्टि पड़ रही है या राहु की पड़ रही है या फिर शुभ ग्रह बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो ये भी वहां पर देखना आवश्यक है। उसी अनुसार उसका फल देखना है कि हमारा कौन से घर का मालिक कौन से घर में जाकर बैठा हुआ है और वहां पर किस ग्रह की शुभाशुभ दृष्टियां पड़ रही हैं, कितने अंश पर वहां पर बैठे हुए हैं, उच्च के होकर बैठे हुए हैं, नीच के होकर बैठे हैं। क्योंकि उच्च और नीच जिन अंशुक बल के साथ में ग्रह उच्च के होते हैं, उसी से ठीक सप्तम भाव के अंदर उसी अंश बल के साथ वह ग्रह नीच माना जाता है। अगर उससे आगे पीछे है तो उसका नीच का जो प्रभाव है वो उतना नहीं मिलेगा। और अगर ठीक उसी प्रकार शर्त वह भी है, अगर उच्च का है और निश्चित अंश बल से हटकर बैठा हुआ है तो भी वहां पर पूर्ण रूप से उच्च का नहीं माना जाएगा। तो इस चीज को यहां पर देखना आवश्यक हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण चीज, जब हम उन ग्रहों को देख लेते हैं तो उसके बाद हमें देखना चाहिए कि दशा कौन सी चल रही है। क्या उससे संबंधित उसी ग्रह की दशा चल रही है या अन्य ग्रह जिसकी दशा चल रही है वह ग्रह जन्म कुंडली के किस भाव में जाकर बैठा हुआ है, किस भाव के मालिक बनकर के बैठा हुआ है, किसका लॉर्ड बन के बैठा हुआ है और कितने अंश बल पर बैठा हुआ है, यह फिर से विचार करने की आवश्यकता है। उसी अनुरूप वह फल देगा। बात आती है अब अंतर्दशाओं की। अंतर्दशा का कॉम्बिनेशन देखने के लिए हमें देखना होगा कि हमारे कौन से ग्रह का जो महादशाएं चल रही है उसके साथ अंतर में जो ग्रह है वो उसका शत्रु चल रहा है, मित्रों के साथ है, उसके साथ क्या स्थिति बनती है, वो उसके दोनों ग्रहों का संबंध क्या है, उसी के अनुरूप वो फल देगा। और इससे भी हटकर हमें और विचार करना होगा कि वह जो अंतर में ग्रह चल रहा है वो जन्म कुंडली के किस भाव में जाकर बैठा है। तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद बात आती योगिनी महादशाओं की, उसको भी हमें देखना चाहिए दशा के अंदर। योगिनी में भी ठीक वही महादशा, उसके बाद अंतरदशा आती, उनको भी हमें देखना चाहिए। उसके बाद बात आती है कि हमें गोचर का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि गोचर का अध्ययन इसमें परम आवश्यक हो जाता है। कई बार हम जन्म कुंडली के हिसाब से हम भविष्य कथन को देखते हैं और गोचर का हम अनुमान लगाते ही नहीं। इसलिए गोचर का अनुमान लगाना, गोचर की गणना करना या गोचर के अनुसार देखना, ये बुद्धिमानी की बात है यहां पर। इसलिए वह परम आवश्यक है। और जब भी आप इस प्रकार से फल कथन को देख रहे हो, समझ रहे हो, तो उस समय हमें गोचर का यहां पर अनुमान लगाना बड़ा आवश्यक हो जाता है, गोचर देखना आवश्यक हो जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपकी चंद्र राशि है उसके हिसाब से एक जन्म कुंडली का निर्माण कर लें। मान लो कि आपकी कर्क राशि है तो आपने जो कुंडली बनाई, 12 खाने बनाए, उसमें पहले घर के अंदर आपने 4 लिख दिया। अब उसी अनुसार आपको समझा दिया, आपने 12 खानों को भर देना है गिनती से, 4 के बाद 5, 6, 7 इस तरह से। और फिर जो है उसमें जो ग्रह हैं वो आज की आपको बैठाना। आज का जो लग्न साधन होगा, आज के जो ग्रह साधन होंगे, उनको हमने चंद्र कुंडली के अंदर भर देना है। ये होगी चंद्र कुंडली और इसी चंद्र कुंडली को हम लोग कहेंगे गोचर कुंडली। तो अब हम गोचर के अनुसार उसका अनुमान लगाएंगे।
दूसरी खास बात हो जाती है कि उसके अंदर सर्वाष्टक वर्ग, जिसको लेकर मैं पहले चर्चा कर चुका हूं कि कैसे सर्वाष्टक वर्ग को देखते हैं। क्या सर्वाष्टक वर्ग होता क्या है, भिन्नाष्टक वर्ग क्या होते हैं, इस पर मैं अलग से चर्चा कर चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं या फिर आप लिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो सर्वाष्टक वर्ग के अंदर भी हमें ग्रहों को देखना है कि वह ग्रह जिसकी दशा चल रही है या जिस ग्रह पर हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं या जिस भाव को हम देख रहे हैं, उस भाव की स्थिति सर्वाष्टक वर्ग के अंदर क्या है, इसको देखना हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर हम इस प्रकार से जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं, एक एक भाव का, उससे संबंधित ग्रहों की स्थिति उच्च नीच या मित्र राशि का बैठा हुआ है या शत्रु राशि का बैठा हुआ है, कितने अंश बल के साथ बैठा हुआ, कारक ग्रह बनकर बैठा हुआ है या मारक ग्रह बनकर बैठा हुआ है, दशाओं में कारक ग्रह की दशा चल रही है या मारक की दशा चल रही है, और कितने अंश बल के साथ ये उच्च या नीच होकर बैठे हुए हैं। अगर हम इस प्रकार से सविस्तार इनको हम अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से जो फल कथन है वो हमारा बड़ा स्पष्ट होकर सामने निकलेगा। तो इस प्रकार से एक और भी यहां पर चीजें हो जाती हैं कि ग्रहों की हमें अवस्था जरूर देखनी चाहिए। मान लो कई बार हम लोग इसका फलादेश कर रहे हैं कि मंगल तो आपका बहुत अच्छा होकर बैठा हुआ है, बहुत अच्छे भाव के अंदर बैठा हुआ है, या देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे घर में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा फल दे रहे हैं। जब देख रहे हैं कि विवाह में विलंब हो रहा है या शिक्षा में दिक्कतें आ रही हैं या संतति में दिक्कत आ रही हैं, हम सोच रहे हैं बृहस्पति तो बहुत अच्छा है और बृहस्पति की दशा भी चल रही है, लेकिन हम ये देखना भूल गए कि हमारा बृहस्पति कहीं अस्तु तो नहीं है, या फिर हम ये भी देखना भूल गए कि हमारा जो बृहस्पति है वो वृद्धावस्था का तो नहीं है, बालावस्था का तो नहीं है, उसकी अवस्था क्या है, वो कितने अवस्था के अंदर वो जो है शुभ परिणाम देंगे। ऐसे ही हर ग्रह का हमें देखना होगा। व्यापार के लिए हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, अपने कैरियर के बारे में हम लोग जान रहे हैं, तब हमें अलग अलग समय पर अलग अलग इसके जो है एंगल से हमको इसको विचार करना होगा। तो मुख्य रूप से इन ग्रहों की अवस्था को भी देखना होगा, इन ग्रहों की स्थितियों को हमें देखना होगा, और किस भाव के अंदर किस युति के साथ, कहीं ग्रह पापाक्रांत होकर तो नहीं बैठा हुआ है, सूर्य के साथ राहु तो नहीं बैठ गया आकर के, चंद्रमा के साथ शनि तो बैठकर विषयोग तो नहीं बना रहा है, मन की बात कर रहे हो हम, जो है दाम्पत्य जीवन की बात कर रहे हो हम, अपने कैरियर की बात कर रहे हो, तो क्या यहां पर विषयोग तो नहीं बन गया। और बाकी उसके बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आती हैं कि अलग अलग दोष हैं, और कई बार तो मैं ये भी देखता हूं कि ऐसे जो अनावश्यक चीजें हैं, 50 साल की उम्र में व्यक्ति कह रहा है कि मेरा तो मूल नक्षत्र है, तो अब यहां मूल नक्षत्र की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना, उसका कोई वहां मतलब नहीं बनता है। या फिर बात आती है कि जो है विवाह की जो मैचिंग है, गुण मैचिंग है, उसको व्यक्ति 60 साल की उम्र में मैच कर रहा है, तो अब इसका क्या अभिप्राय है, कुछ भी नहीं। तो जिस समय जिनकी आवश्यकताएं हैं उस समय उनसे संबंधित चीजों पर विचार करें, और वह कब तक इस पर प्रभावी है उसको थोड़ा समझने की यहां पर बात आती है। तो इसमें सर्वाष्टक वर्ग मुख्य है, ग्रहों की स्थितियां इसमें मुख्य हैं, उच्च हो चाहे नीच हो चाहे अस्त हो, अंशबल को यहां पर देखना आवश्यकता है, विंशोत्तरी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशाओं को देखने की आवश्यकता है, योगिनी, क्योंकि योगिनी दशाओं के साथ मैच कर देखें कि जिस ग्रह की आपकी महादशा चल रही है उसके विपरीत आपका योगिनी क्या चल रहा है। और जैसे मैंने ग्रह गोचर की बात की या वर्ष कुंडली की बात हम कर रहे हैं, तो उस समय मुंथा को भी जरूर देखना चाहिए कि मुंथा कहां स्थित है। और अगर इस रूप में हम जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं, इस रूप में हम जन्म कुंडली को प्रेडिक्शन करने की आवश्यकता अगर जो हम कर रहे हैं, तो आप निश्चित मानें कि उसका फलाफल जो है निश्चित रूप से ये यथावत निकल करके आएगा। तो अगर आप अपने घर बैठकर अपनी जन्म कुंडली का आकलन कर रहे हैं, तो इस तमाम योगों पर युतियों पर मैं लगातार एपिसोड तैयार किए हैं, और क्रमशः है जो युति की चर्चा है वो आपके साथ पहले से उपलब्ध है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है ना।
उसमें अलग अलग ग्रह की होती है। सूर्य के साथ मंगल होंगे, सूर्य के साथ बुध होंगे तो क्या होगा, या 3 ग्रहों की युति एक साथ होगी तो उसका क्या फल होगा, या 4 ग्रह एक साथ युति करके बैठे होंगे तब क्या फल होगा, ठीक है ना। और उसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, दशाओं का प्रभाव भी ठीक इसी रूप से पड़ेगा। ये मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि दशा इसी के अनुरूप फल देने वाली है। दूसरा यहां पर क्या है कि दशाओं को लेकर मैंने आपके साथ स्वतंत्र रूप से चर्चा की है। पाराशरी जो मत है, पाराशर जी ने किस प्रकार से जो है दशाओं के बारे में बताया, तो विंशोत्तरी महादशाओं के लिए मैंने 9 के 9 ग्रहों पर इनकी दशाएं कैसे जाती हैं और इनके साथ इनकी अंतरदशाएं कैसे जाती हैं, उसके लिए मैं आपके साथ स्वतंत्र रूप से पहले चर्चा कर चुका हूं। आपने एपिसोड उनको भी नहीं देखा है तो आप अपनी महादशाओं वाले जो हमारे प्लेलिस्ट है उसमें जा सकते हैं और अपनी निश्चित ग्रह की जो दशा और अंतरदशा है उसको भी आप समझ सकते हैं। लेकिन मूल रूप से आपने इन दशाओं को कैसे देखना है इसको आप जरूर समझें, क्योंकि मान लो सूर्य की जो दशा चल रही है, सूर्य के बारे में हम विचार कर रहे हैं और सूर्य हमारा अच्छा नहीं है जन्म कुंडली के अंदर, तो सीधा सा पहले हमारा स्पष्ट जो मोटा फलादेश होगा वो यही होगा कि सूर्य की दशा बहुत उत्तम नहीं रही। बृहस्पति अनुकूल नहीं है तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य की बाधा आएगी, कैरियर में दिक्कत होगा, विवाह के लिए दिक्कतें खड़ी करेगा, ठीक है ना, संतति के लिए प्रॉब्लम करेगा। तो इसी प्रकार से अलग अलग चीजों, किस चीज का कारक होते हैं उससे संबंधित जो चीजें हैं वो उसकी दशा में उस ग्रह के शुभ न होने पर शुभ परिणाम नहीं देंगे। इस बात को भी आपको समझना चाहिए। तो आशा करता हूं कि जो जन्म कुंडली देखने के लिए मुख्य मुख्य चीजें थी, सबसे पहले जन्मांक, फिर उसके बाद चंद्र कुंडली, ठीक है, और उसके बाद सर्वाष्टक वर्ग जैसे हमने बात। एक चीज और समझ लें, गोचर ग्रह, सर्वाष्टक वर्ग, साथ में नवमांश कुंडली को भी जरूर देखें। कई बार हमारे कुछ ग्रह बहुत अच्छे होते हैं लग्न में और नवमांश में वो अच्छे नहीं है। कई बार क्या होता है कि नवमांश जन्म कुंडली के अंदर भी अच्छे हैं और वो नवमांश में वर्गोत्तम होकर बैठे हुए, भाव वर्गोत्तम है या राशि वर्गोत्तम है, ठीक है, तो उस हिसाब से भी हमें देखना चाहिए। उसके बाद दशाओं का जैसे मैंने चैप्टर आपको समझाया कि महादशा में जरूर देखनी चाहिए, फिर महादशा के साथ साथ विंशोत्तरी अंतर को हमें देखना चाहिए, प्रत्यंतर को देखना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे जो चैप्टर आते हैं, छोटे छोटे जो समय अवधियां होती हैं उसमें विशेष बदलाव आते हैं, अभूतपूर्व उसमें परिणाम देखने को मिलते हैं। कभी कभी इन्हीं छोटी छोटी दशाओं के अंदर व्यक्ति बहुत तेजी से आगे भी बढ़ता है, तो कभी कभी उन्हीं छोटी छोटी दशाओं के अंदर यह भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति बहुत तेजी के साथ रिवर्स पे आता है, तो उसे भी यहां पर देखने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी चीज कि विंशोत्तरी महादशा के साथ योगिनी को जरूर मैच करें। कई बार हम जन्म कुंडली के आधार पर, विंशोत्तरी के आधार पर हम विदेश गमन कर रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं या किसी नए कार्य के लिए जा रहे हैं, लेकिन योगिनी उस समय प्रतिकूल थी, हमने उससे संबंधित रेमेडीज हमने उस समय नहीं अपनाया तो बहुत ज्यादा अनुकूल परिणाम हमारे नहीं बन पाए। इन सब चीजों को देखना चाहिए। विशुद्ध रूप से जो उपाय हैं, मैं बार बार कहता हूं, उसके लिए वैदिक उपाय सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। हम लोग त्वरित रिजल्ट के चक्कर में कई बार बहुत अच्छे उपाय न करने की अपेक्षा हम लोग निम्न प्रकार के उपायों को कर देते हैं। किसी प्रकार किसी की बलि देना हो, किसी प्रकार, ये सब कार्य नहीं करने चाहिए। ये त्वरित लाभ के लिए हम लोग करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है और इसका फल मुझे लगता है निष्फल में ही जाएगा। बात रत्न रुद्राक्ष पहनने की आती है, तो रत्नों को लेकर तो देखो मैं कहता हूं सलाह लेकर ही आपको पहनना चाहिए, अनावश्यक रूप से रत्नों को धारण करना भी नहीं चाहिए। हाँ, रुद्राक्ष की जब बात आती है तो मैं आपको हमेशा से कहता हूं, क्योंकि रुद्राक्ष धारण के लिए आपको कभी विचार नहीं करना है, शिव पुराण की आज्ञा, आप निश्चित रूप से धारण करें, सब धारण करें, ठीक है। कई बार स्त्रियां कहती हैं कि हम धारण कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये सब चीजें तो बड़े इजीली सब पहन सकते हैं, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, चाहे स्त्री हो, कोई भी हो, किसी वर्ण का हो, किसी धर्म का हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से उपायों के लिए वैदिक उपाय सबसे ज्यादा अच्छे हैं। रत्न रुद्राक्ष की सलाह में आप रत्नों की जगह अगर रुद्राक्ष पहने तो ज्यादा अच्छा है। रत्न आप एक विशेष प्रस्तुतियों के अंदर पहने, विशेष प्रभाव के लिए पहने, और बाकी बीज मंत्र का कलिकाल में जप करना चाहिए, वह भी अत्यंत श्रेष्ठ कार्य है। जब भी हम इस प्रकार से उसके उपायों को कर रहे हो तो उसको एक श्रृंखला में करें, अनुष्ठान के रूप में करें। अगर आप 10 माला प्रतिदिन जप रहे हैं तो 10 ही जपें, फिर ये नहीं कि हमने आज 9 कर दिया, कल 10 कर दिया, परसों 15 कर दिया, फिर 10 पर आ गए,
तो उस प्रकार नहीं, बढ़ते क्रम में होना चाहिए, नहीं तो घटते क्रम में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से हमें उसको एक संख्या में मान लेना चाहिए अनुष्ठान के रूप में। फिर बात आती है जब हवन का है, अग्निबास देखना, बहुत सारी चीजें, इस पर हम अलग से फिर स्वतंत्र रूप से चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूं आज जन्म कुंडली से संबंधित जो प्रोटेक्शन के समय में हम लोग यूज करते हैं उन सूत्रों को आप लोगों ने समझने का प्रयास किया होगा। आप आशा भी करता हूं कि आप उसको समझ भी पाए होंगे और मैं आपको काफी हद तक समझाने में सफल भी रहूंगा। फिर भी कोई क्वेश्चन आपके मन में होता है तो आप इससे एपिसोड से संबंधित मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं या लगातार जो नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं व्हाट्सएप के उस पर भी समय लेकर चर्चा कर सकते हैं। आप बने रहें, मुझे दीजिए फिलहाल इजाजत। धन्यवाद।